नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पंजाब सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा है कि नियमित सत्र बुलाया जाना चाहिए और हर बार विशेष सत्र बुला लिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है और अब तक 8 सत्र हो चुके हैं। ना तो प्रश्नकाल रखा गया है और ना ही शून्यकाल दिया जा रहा है। विधायकों को बात रखने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि कई मुद्दे हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि विशेष सत्र पर सवाल उठाना गलत है। पिछले सत्र के दौरान बेअदबी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था, जो कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो गया। जब कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही थी कि राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, मानसून सत्र के दौरान पूरा टाइम देंगे, जितना समय चाहिए होगा उतना आपको विशेष सत्र के दौरान दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक के मोबाइल इस्तेमाल करने पर सीएम मान ने ऐतराज जताया। मान ने कहा कि मई दिवस पर प्रस्ताव पेश किया जा रहा है और ये मोबाइल में लगे हुए हैं। इसको लेकर हंगामा भी हुआ। खैरा ने बताया है कि इजाजत मांगी थी और इसे पार हरपाल चीमा ने कहा है कि इनको हमेशा व्यवहार सदन में ठीक नहीं रहता है और ये सदन में सही रूप से बैठते नहीं हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि पंजाब में विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठो। हाँ जी, बाजवा साहब की कहना चाहो तुसी? सर, एक ऑनरेबल मेंबर ने बहुत सीरियस चार्ज लगाया and that also on the head of the state. If it is true, इस तो माड़ा दिन फिर नहीं हो सकता। It is a black day in democracy। एक मिनट, मेरी बेनती सर, you are the custodian of the house। मेरी गुजारिश है अलका मीटर दा आ सारे इथे ने, दरवाजे बंद करो, सारे अलका मीटर टेस्ट कटारू चक जिन्हें मेंबर लाल चंद कटारू गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ। ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा, मैं पंजाबी पढ़ाऊंगा। बैठो। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच 30 अप्रैल को देर रात हाई वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां पर टीएमसी ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला उस समय और गर्म हो गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कार्यकर्ताओं के साथ ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची गई और करीब 4 घंटे तक वहां मौजूद रही। टीएमसी ने इस घटनाक्रम से जुड़े एक वीडियो भी साझा किए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात उनके कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बलों ने हटाया, जिससे ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका पैदा हुई। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न इलाकों से अनियमितताओं की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शुरुआत में उन्हें स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने से रोका गया। उन्होंने साफ कहा कि मतगणना प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने बयान देते हुए कहा है कि चुनाव परिणामों से पहले किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए मुख्यमंत्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि सख्त निर्देशों के कारण कोई भी नियमों के विपरीत गतिविधि संभव नहीं हो पाई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि ठोस सबूत आवश्यक है और अब तक की गई शिकायतों को पूरी तरह से उन्होंने निराधार बताया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से अब राजनीति जो है और भी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत की गई है और इसके साथ ही ईवीएम मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सियासत जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं।
माफ कीजिएगा, नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सर, ईवीएम का मामला फिर से उठा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तमाम जगह जहां भी वोट होते हैं, चाहे बिहार की बात कर लूँ, यूपी की बात कर लूँ, हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जरूर उठता है। तो आप पश्चिम बंगाल में उठाए, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए अनीता जी, पश्चिम बंगाल में कल का जो घटनाक्रम है वो बड़ा चिंताजनक है। ईवीएम रखने के बाद जब ईवीएम स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है तो ये माना जाता है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, किसी की हैसियत नहीं है, वहां चला जाए। दूसरी चीज, पोस्टल बैलेट जो आपके पास आते हैं, आपकी जो डेडलाइन होती है उस तारीख तक पोस्टल बैलेट आ जाते हैं, और पोस्टल बैलेट इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होते हैं कि जिनकी छटनी के लिए आपको 4 दिन पहले कोई आवश्यकता पड़ गई है। चुनाव आयोग पर शक पैदा हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है, और ये जायज है। आप एक चीज देखिए कि आप शाम को मेल कर रहे हैं और 4 बजे आप कह रहे हैं हम तो पोस्टल बैलेट की छटनी कर रहे हैं, हमने तो इन्फॉर्म ईमेल पे कर दिया था। इस देश के अंदर क्या किसी थाने के अंदर कोई आज तक मुकदमा ईमेल पे दर्ज हुआ? क्या किसी सरकारी अधिकारी ने किसी को ईमेल पे रिप्लाई किया आज तक? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हम बैठे हैं, क्या जिलाधिकारी के यहाँ से ईमेल पे रिप्लाई मिल जाता है, कार्रवाई हो जाती है? कहीं पूरे देश में नहीं है ये व्यवस्था। लेकिन आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहे नहीं साहब हमने तो ईमेल भेज दिया था। इतना ऑथेंटिक हो गया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। और तमाम राजनीतिक दल जो अपनी शिकायत ईमेल पर चुनाव आयोग को भेजते हैं उसका वो संज्ञान नहीं लेता है, बुलाता नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहे। कैसी व्यवस्था से आप चुनाव करा रहे हैं? दूसरी चीज, वहां जिस तरीके की तस्वीरें जारी हुई है, अब चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया, 4 बजे तक वो लोग नहीं आए तो हमने खोल दिया जी। ये कौन सी जल्दबाजी थी पोस्टल बैलेट को सॉर्टिंग करने के लिए? क्या बड़ी मात्रा को 2-4-10 लाख पोस्टल बैलेट है वहां पे? इतने तो कर्मचारी नहीं थे जो बाहर पोस्टेड होंगे। बिल्कुल, ऐसे में चुनाव आयोग का तो ये भी कहना है कि जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है, फिर भी इस तरीके के बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, ये तो एक्सेप्ट चुनाव आयोग ने अनीता जी कर लिया ना कि हमने पोस्टल बैलेट खोले और वहाँ उसी कॉरिडोर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वहाँ कर्मचारी बैठे हैं कि भाजपा के लोग बैठे हैं, कौन लोग बैठे, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन तो चुनाव आयोग ने जारी किया नहीं है। अगर वो जारी करता कि नहीं ये लोग हैं, ये इनकी तस्वीरें और ये सामने खड़े हैं, बिल्कुल ये कर्मचारी थे, तो वो तो नहीं जारी किया ना। तो इसका मतलब देखिए ऐसा है, आखिर मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? 4 तारीख को वोट खुलने से अमूमन यही होता है, तो कोई पहले से सॉर्टिंग करने का प्रावधान नहीं है। सीधा जब आप खोलेंगे उसी सॉर्टिंग करने की चीज की थी। बैलेट पेपर में जिसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया होगा जिस विधानसभा से, वो तो ऑलरेडी उस समय भी आप कर सकते हैं। एक विधानसभा 20-20, 25-25, 40-40 बैलेट पेपर होंगे, इससे ज्यादा होंगे नहीं। हम कह रहे 200 मान लो। बिल्कुल, ऐसे में सर जल्दबाजी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, ये जल्दबाजी समझ नहीं आ रही है। और ऐसे में 30 बूथों पर पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के लिए सिफारिश की गई है, क्योंकि बहुत जगह पर खबर ये आ रही है निकल कर कि वहां पर टेप लगा दिया गया था। ये भी बड़ी हास्यास्पद चीज है अनीता जी कि आप केंद्रीय बलों के पर्यवेक्षण में चुनाव हो रहा है, अंदर जितने भी पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं वो सामने है, और बावजूद इसके कोई आदमी आ रहा है, टेप लगा रहा है, चेकिंग करने के बाद आदमी अंदर जाता है, वहां पर जाके टेप लगा के आ रहा है। और एक जगह नहीं, आप कह रहे हैं इतने सारी जगह पर रीपोल हो रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, भारत में अब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो चुका है। येन केन प्रकरण चुनाव जीतना है, कैसे भी जीता जाए। दूसरी चीज एक और आती है कि इन 11-12 वर्षों में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस देश की स्थिति बनी है या बिगड़ी है? मुझे तो ये चिंता हो रही है कि आज नहीं तो कल जब इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तो देश के पास बचेगा क्या? बिल्कुल, कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि आपने तो पूरा खोखला करके रख दिया सिस्टम को। ये बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेंटागन सच छिपा रहा है और क्षेत्रीय हालातों को लेकर गलत जानकारी दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के कारण अमेरिका को करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के पीछे इजरायल की आक्रामकता नीति जिम्मेदार है, जिसका
असर जो है वो वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की नीतियां इजरायल के समर्थन में पक्षपाती है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। हालांकि इन आरोपों पर अमेरिका या फिर इजरायल की ओर से फिलहाल कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सवाल उठाया है और सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी बढ़ेगी और अब वही स्थिति देखने को मिल रही है। उनके अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में करीब 900 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि केवल 3 महीनों के भीतर सिलेंडर के दामों में लगातार 81% तक का इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण हर परिवार का बजट बिगड़ रहा है और जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालातों के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार के रास्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां पर अधिकतम कंटेनर जो है जहाज होर्मुज, जलडमरू मध्य और रेड सी के रास्ते यूरोप और एशिया के बीच आवाजाही करते थे, वहीं अब सुरक्षा कारणों से कई शिपिंग कंपनियों इन मार्गों से दूरी बना रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कंटेनर शिपिंग कंपनियां अब अफ्रीका के दक्षिणी छोर से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते का उपयोग कर रही है। ये मार्ग जो है भले ही लंबा और महंगा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यात्रा का समय बढ़ने से माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी और इस परिवर्तन का सीधा असर तेल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में इसे एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक बाजार की दिशा तय कर सकता है। वहीं भारत में आधुनिक यातायात प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात के चेयर्स टोल प्लाजा पर देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर सिस्टम शुरू कर दिया गया है और ये प्रणाली पारंपरिक टोल कलेक्शन व्यवस्था से अलग है, जिसमें वाहनों को टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और वो बिना किसी बाधा के तेज गति से गुजर सकेंगे। और इस नई तकनीक के जरिए वाहनों की पहचान जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो है वो पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से की जाएगी, जिससे टोल शुल्क जो है सीधे वाहन मालिक के खाते से कट जाएगा, जिससे जहां पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, वहीं ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी गिरावट देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम के लागू होने से हाईवे पर यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी। साथ ही टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी और ये पहल देश में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच क्या ईरान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ऐसे में अब खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान सरकार में बड़ी फूट की खबर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने मिलकर विदेश मंत्री अब्बास आरघाची को पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस मामले पर ईरानी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है, लेकिन इस विवाद ने तेहरान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ब्रिटेन के एक मीडिया से ये आउटलेट जो है वायरल हुआ है और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार आरघाची पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि आरघाची विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीय कार्यालय के प्रति जवाबदेह बनाने के बजाय स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विदेश मंत्री अधिकारित कैबिनेट नीतियों के बजाय रेगुलेशनरी गार्ड यानी कि IRGC के निर्देशों को मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान का मानना है कि जरूरी डिप्लोमेटिक चर्चाओं के दौरान विदेश मंत्री आरघाची ने सरकार के बजाय सेना IRGC का साथ दिया है। उन्होंने कथित तौर पर साफ किया है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो वो आरघाची को पद से हटा देंगे। दावा किया जा रहा है कि आरघाची विदेश मंत्रालय को राष्ट्रपति जो है ऑफिस के प्रति जवाबदेह बनाने की वजह स्वतंत्र रूप से वो चल रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से जंग में मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह कोई भी नियुक्ति कराने का अधिकार भी छीन लिया गया है। ऐसे में ईरान में ये फूट की खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। विदेश मंत्री जो है अब्बास आरघाची पर यह बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री का अधिकारित आवास एक आने मार्ग खाली कर दिया है। वो 7 सर्कुल रोड स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो गए हैं। सुबह से ही सामान की शिफ्टिंग की जा रही थी और दोपहर में वो खुद भी पहुंच गए हैं।
ऐसे में नए आवास को फूलों से सजाया गया था, जहां पर बौद्ध भिक्षुकों ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की और इससे पहले भी आंशिक शिफ्टिंग की जा चुकी थी। शिफ्टिंग के दौरान कुर्सियां, किताबें, अलमारी, फाइलें और गमले जैसे सामान ट्रैक्टर के जरिए नए आवास तक पहुंचाए गए। बताया जा रहा है कि 7 सर्कुल रोड स्थित ये बंगला नीतीश कुमार को काफी पसंद रहा है। वो पहले भी कई बार यहां पर आकर निरीक्षण कर चुके हैं। कुछ समय तक यहीं से कामकाज भी संचालित होता रहा है। बंगले के लॉन में भी विशेष घास कोलकाता से मंगवा कर लगाई गई है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पहली बार 2006 में एकाणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में आए थे और 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देने पर वो इसी 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हुए थे और तब जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपी थी और अब करीब 8 महीने यहां पर रहे हैं। मांझी को हटाए जाने के बाद से दोबारा मुख्यमंत्री आवास लौटे थे और अब करीब 20 साल में ये दूसरी बार है जब उन्होंने एकाणे मार्ग छोड़ा है। वर्तमान में उनके आवास पर जेड सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। ऐसे में 20 साल में दूसरी बार बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार जो है बंगला खाली किए हैं। वहीं एनसीबी ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए नशीला पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसी ने मुंबई बंदरगाह के पास एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान 349 किलोग्राम हाई ग्रेड के कोकीन जब्त किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1745 करोड़ रुपए आंकी गई है और ये खेप एक कंटेनर में बेहद ही शातिराना तरीके से छिपा कर रखी गई थी, जिसे दक्षिण अमेरिका से वाय समुद्री मार्ग भारत लाया गया था। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक ये नशीला पदार्थ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई किया जाना था और इस मामले में कई विदेशी नागरिकों सहित एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में एनसीबी द्वारा 369 किलोग्राम हाईग्रेड कोकीन को ऐतिहासिक जब्ती पर टीम को बधाई देते हुए ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार नारकोटिक्स कार्टेल को बेरहमी से कुचलने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। ऐसे में एनसीबी की ये बड़ी छापेमारी, जहां पर 1775 करोड़ की कोकीन बरामद की गई है। वहीं महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये दिन महाराष्ट्र के गौरव, संस्कृति और विकास यात्रा का प्रतीक है और प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं राज्य के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि महाराष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और केंद्र और राज्य के सहयोग से विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने राज्यवासियों को भी महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समृद्धि और सशक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र के लिए एक और झटका सामने आया है, जहां पर जेट फ्यूल यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा बदलाव के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल करीब 5% महंगा हो गया है, जिससे संचालन लागत में इजाफा होना तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जेट फ्यूल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। एयरलाइंस कंपनियां बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए टिकट कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कार्गो सेवाओं की लागत भी बढ़ने की संभावना है, जिसका असर व्यापार और सप्लाई चेन पर देखने को मिल सकता है। यही लगातार दूसरा महीना है ये, और जहां पर जेट फ्यूल के दाम बढ़े हैं, जिससे एयरलाइंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों और भू राजनीतिक परिस्थितियों को इसे बढ़ोतरी के मुख्य वजह भी माना जा रहा है। वहीं भरतपुर में आज पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सुपा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यह कार्यक्रम उनके पैतृक गांव सुपा में आयोजित होगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस खास मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मूर्ति अनावरण के बाद से अशोक गहलोत खेड़ा ठाकुर गांव भी जाएंगे, जहां वो सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। इस कार्यक्रम को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनावरण में जो इस भीषण गर्मी में जितनी भी जनता पधारी है, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं। और आज उनका जन्मदिन है मेरे पिताजी का,
उस उपलक्ष्य में आज मूर्ति का अनावरण के प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अशोक गहलोत साहब, अपने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी पधार रहे हैं और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। वहीं श्री गंगा नगर में मजदूर दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई ने श्रमिकों के बीच पहुंचकर सम्मान और स्नेह के साथ ये दिन मनाए। उन्होंने शहर के सफाई कर्मियों और संगठित मजदूरों की जल जीरा, फल और मिठाई वितरित करके उनका उत्साह बढ़ाया और उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूर समाज की रीढ़ है और उनके बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, इसीलिए उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना बेहद ही जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूदा मजदूरों ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि उन्हें पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई उनके बीच आकर उनके कार्य को समझ रहा है और उनका सम्मान कर रहा है। इस मौके पर कमला बिश्नोई ने मजदूरों के हक की बात करते हुए सरकार से उनके हितों के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने मजदूर दिवस पर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 2,600 रुपए से बढ़कर 3,099 रुपए और 5 किलो सिलेंडर के दाम जो है वो 500 रुपए से ज्यादा हो गए। ऐसे में उन्होंने महंगाई को लेकर के भी बातचीत की। उन्होंने सरकार से इस बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग करते हुए इसे मजदूर विरोधी फैसला बताया। आज मजदूर दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मजदूर सुबह इस तपती धूप में सुबह से लेकर दोपहर तक ये अपनी मजदूरी करते हैं, उसके बाद में 3 बजे से फिर ड्यूटी करके और शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, मेरे मजदूर भाइयों को। और जो आज मैं एक और बात बताना चाहती हूँ सभी मजदूरों को, गरीबों को, सभी भाइयों को, कि जो मोदी जी ने हालात किए पहले महिला दिवस पर कि सिलेंडर का क्या हाल किया, क्या भाव बढ़ाया, और आज मजदूर दिवस पर मजदूरों को एक तोहफा दिया है। पहले बहनों को रसोई में दिया महिला दिवस पर और आज मजदूर भाइयों को एक तोहफा दिया है। और सिलेंडर जो 5 लीटर का सिलेंडर था उसको 500 से बढ़ाकर 800 तक कर दिया गया है। और जो हमारे भाई होटलों में सभी जगह जो सिलेंडर यूज करते थे, शादियों में चाहिए उनको, उसका आज 3100 रुपये कर दिया गया है। तो मोदी जी क्या करेंगे लोग, बताइए, सोचिए और लोगों की तरफ और गरीबों की तरफ देखिए। गरीबों की क्या हालात है, जीते जी मर रहे हैं, कोई हालात नहीं है। जैसे मछली तड़प रही है पानी के बिना, वैसे आप इन लोगों को तड़पा रहे हो। पानी की कमी देखो, लाइट की कटौती देखो आप, और अभी सिलेंडरों की कटौती देखो। वहीं श्रीगंगा नगर में विधायक जयदीप से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार RUIDP के सहायक अभियंता जो है जगनलाल बैरवा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनके साथ L&T कंपनी के 2 कर्मचारियों को भी उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को जमानत मिल गई। जानकारी के अनुसार जगलाल की आंखों पर चोट आई है और जिसे उन्होंने जिक्र भी किया और इसके साथ ही जगनलाल ने आरोप लगाया है। आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें विधायक सेवा केंद्र पर बैठक के लिए बुलाया गया था और वहां उनके साथ मारपीट की गई, जबकि उन्होंने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है। उन्होंने बताया कि वो अपने 2 साथियों के साथ बैठक में शामिल होने पहुंचे थे जहां ये घटना हुई। वहीं बैरवा के वकील का कहना है कि विधायक द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों के समर्थन में कोई भी स्पष्ट चोट के निशान सामने नहीं आए हैं, जबकि AEN के शरीर पर चोटों के निशान मौजूद हैं। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और आगे की जांच के बाद से सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। बैरवा जी और इनके साथी 3 अन्य ने मुझे थप्पड़ मारा। कल जब घटना हुई तो तब ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज उसकी हकीकत कुछ हो रही है। अब पता चला है कि एक दलित समाज के अधिकारी के उसके साथ उसको बंधक बना के उसके साथ जाति सूचक गालियाँ निकाली और उनके यहाँ फोड़ दी और दूसरों के लोगों के भी चोटें आई है और अपना मुकदमा मैनिपुलेट करके एक FIR इनके विरुद्ध दर्ज करा दी झूठी और इनको आज SDM कोर्ट के अंदर 151 में पाबंद किया है। वहाँ पे इनकी जमानत हुई है। जमानत होने के बाद इन्होंने जैसे बताया और वो घटनाक्रम कुछ और निकला, जबकि मारपीट इनको बुला के इनके साथ मारपीट की और पहले एलानिया धमकी दी दिशा की मीटिंग में कि मैं तेरे को देख लूँगा, और फिर बुलाया और इनके साथ मारपीट की। और अब हम क्या है कि उनके विरुद्ध जिन लोगों ने विधायक जयदीप बिहानी
और उनके साथी जो अन्य जो बहरबाजी देख के बता सकते हैं उनके विरुद्ध एसपी साहब को एप्लीकेशन देके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे और एसपी साहब से ये निवेदन करेंगे और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि इनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है, उस पर निष्पक्ष जांच हो और वो झूठा पाए तो उसको निरस्त किया जाए। एमएलए और उसके गुंडों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।